हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना ने दुनिया को बदला और जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ दुनिया के अंदर परिस्थितियां यानी सर्कमस्टेंसेस लगातार बदलती जा रही हैं, आज के दिन हालात ये हैं कि जो तृतीय विश्व युद्ध, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो सिनारियो अप्रोक्सीमेट 20 साल बाद की अप्रोक्सीमेट दिखाई दे रही थी, वो इतनी ज्यादा तेज हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो दुनिया के मुहाने पर आकर खड़ा है और कभी भी वो एक छोटी सी चिंगारी इस बारूद के अंदर आग लगा सकती है। ऐसी छोटी छोटी खबरें होती हैं जिनसे आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि कहीं ना कहीं शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ने की सिचुएशन आ चुकी है। और इस सिचुएशन को अगर आप आगे बढ़ाकर देखते हैं या बारीकी से देखते हैं तो वो छोटी छोटी सिचुएशंस जो है आज के दिन आपको ईरान में नजर आ रही होंगी या चाइना और साउथ चाइना सी के अंदर नजर आ रही होंगी। आज जो है पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जो फोकस पॉइंट बना हुआ है वो ईरान बना हुआ है और इसके अंदर जो घटनाएं घटती जा रही हैं या जो छोटे से लेकर बड़े एक्सीडेंट होते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी के पूरे सिनारियो को बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है या कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज मैं इस ईरान की परिस्थिति के ऊपर ही, आज इस ईरान की सर्कमस्टेंसेस के ऊपर ही चर्चा करने वाला हूं दोस्तों कि किस तरीके से ईरान में जो है सिस्टम्स इस तरीके से बदल रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से बदल रही हैं या कुछ एक्सीडेंट्स इस तरीके से हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि अभी तक यहां पर जिस देश का नाम आया है वो चौंका देने वाला है या जो इस हमलों के पीछे जो खबर आई है वो चौंका देने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक हम देखेंगे या इस पूरे प्रोसेस को एनालिसिस करेंगे। इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि 20 तारीख से हम लोग यूपीएससी डेडिकेटेड एक पूरा बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दो सेपरेटेड अलग अलग बैचेस होंगे। जीरो टू जिनत हमारा यहाँ पर एक स्लोगन है जिसमें हम 6ठी से लेकर 12वीं तक की प्रिपरेशन करवाएंगे और 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी से शुरू करके यूपीएससी के इंटरव्यू तक की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर करवाने वाले हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें अवेलेबल हैं। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो दोस्तों किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आप इंक्वायरी चाहते हैं तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं और भी फर्दर अगर कोई आपको स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम अवेलेबल आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है ईरान। ईरान दुनिया के एक ऐसे देश का ऐसा देश है जो लगभग चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है ताकत में भले ही वो कमजोर नजर आ रहा हो लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से उसने खुले तौर पर पंगा ले रखा है और दुनिया की सामने वाली ताकत है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वो भी किसी भी मामले में उसको दबाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन ये देश है जो हार मानने को तैयार नहीं है और शायद इसी के इंसिडेंट्स आपको आज के दिन उस देश के ऊपर नजर आ रहे हैं लगातार। अगर आप सिचुएशन को देखें या मतलब मैप को देखते हैं तो यहां पर आपको ईरान नजर आता है। ईरान जो है कहीं ना कहीं एक तरफ अपने एक पड़ोसी पाकिस्तान, यहां पर अफगानिस्तान, यहां सेंट्रल एशिया, यहां टर्की जो किसी टाइम पर उसका दुश्मन रहा, सऊदी अरेबिया अल्टीमेट दुश्मन है ही, ईरान इजराइल जो अल्टीमेट दुश्मन है ही, चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये दुश्मनों के साथ घिरा हुआ है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब एक देश चारों तरफ से लगभग बड़े दुश्मनों के साथ घिरा हो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी जो ईरान है उसके बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रहे पिछले कुछ सालों पहले, अब थोड़े थोड़े वो रिलेशंस जो है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं जिन इवेंट्स की या मैं जिन एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूं उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो यहां अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही सिनारियो नजर आएगा और ये किसी फिल्मी सीन से ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा। ये पूरे का पूरा एक फिल्मी सीन नजर आएगा कि किस तरीके से दो देश किसी भी देश के न्यूक्लियर से लेकर हर चीज के ऊपर, न्यूक्लियर आर्सेनल से लेकर हर चीज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। जैसे ईरान को अगर आप देखते हैं तो 25 जून को अगर आप देखें तो वहां पर एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो उसकी राजधानी तेहरान के पास है, ये उसके विजुअल्स आए हुए हैं, वहां पर अटैक होता है। अटैक नहीं कहा जा सकता, वहां पर एक्सप्लोजन होने शुरू हो जाते हैं एकदम से। जब एकदम से वहां पर एक्सप्लोजन होने शुरू होंगे, ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे तो किसी भी मिलिट्री बेस में अगर ब्लास्ट होना है तो वो चिंता का विषय तो दोस्तों रहता ही है, वो चिंता का विषय तो दोस्तों रहेगा ही। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो डेट इज 2 जुलाई, 2 जुलाई उसकी डेट है और इस डेट के अंदर अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियर फैसिलिटी नाटांज जो है इसके अंदर ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं और दुनिया को लगा कि इजराइल ने ये ब्लास्ट किए हैं, इजराइल ने ये ब्लास्ट किए हैं। इसी तरीके से अगर अगली डेट देखते हैं तो 4 जुलाई इसके अंदर पावर प्लांट जो अहवाज के अंदर है वहां पर अटैक होता, वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। एकदम से वहां एक ब्लास्ट हुआ
ब्लास्ट हुआ और पूरे का पूरा पावर प्लांट जो है उजड़ गया, उखड़ के रह गया। इस पावर प्लांट के बारे में कहा जाता है कि ये तेहरान के और ईरान के जो न्यूक्लियर सप्लाईज है उनके लिए, तेहरान के पास जो न्यूक्लियर का जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप हो रहा है, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ। ऐसे ही अगर आप 7 जुलाई को देखते हैं तो ऑर्गन फैक्ट्री एट बर्कशायर, इसके अंदर ऑक्सीजन फैक्ट्री है, ये ऑक्सीजन फैक्ट्री है बकरशायर, यहां पर ये अटैक होता है और ये कहा जाता है कि केमिकल वेपन्स के लिए ऑक्सीजन डेवलप करने का पूरा प्रोसेस यहां पर था। ऐसी सिचुएशन में अगर आप 9 जुलाई को देखेंगे तो IRGC मिसाइल फैसिलिटी इन तेहरान, तेहरान के अंदर जो मिसाइल फैसिलिटी है उसके अंदर अटैक होता है और वहां ब्लास्ट होते हैं। हालांकि ये फोटोग्राफ्स ईरान के जो न्यूक्लियर टेस्ट है उनके बारे में है, लेकिन अगर आप देखें तो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो मिसाइल सिस्टम है उसके अंदर अगर ब्लास्ट हो रहा है तो दोस्तों ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली जगह होती है और वहां अगर किसी कंट्री के अंदर ब्लास्ट होगा तो आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। इसी तरीके से 12 जुलाई तौंदेकियान पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है वहां पर ब्लास्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है मसद, वहां ब्लास्ट हो रहा है 13 जुलाई को। 15 जुलाई को 7 शिप्स कैचेस फायर इन द पोर्ट ऑफ बशर पोर्ट के ऊपर एकदम से 7 शिप्स जो हैं वो फायर कैच करते हैं, यानी उसके अंदर आग लग जाती। कैन यू इमेजिन, एक के बाद एक सारी की सारी सिचुएशंस इस तरीके से हैं। 25 जून से हमले शुरू होते हैं, 25 जून से एक्सप्लोजन होते हैं और लगातार एक के बाद एक 15 जुलाई तक लगातार एक्सप्लोजन हो रहे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि हर 1 या 2 दिन के बाद एक्सप्लोजन हो रहे हैं और वो भी सारे के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो यही सवाल उठता है, यहीं से सवाल उठता है कि असलियत में ये प्लान्ड है, कोई करवा रहा है या खुद हो रहे हैं। दैट इज दीज आर एक्सीडेंट्स और दीज आर प्लान्ड इवेंट्स। या तो ये एक्सीडेंट्स है या फिर प्लान्ड इवेंट्स है, ये आप लोगों को यहां पर जज करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्लान्ड है तो सब चीजें हैं, अगर ये प्लान्ड है या किसी ने करवाए हुए हैं या ये एक्सीडेंट है तो देखेंगे। सबसे पहले आप यहां सऊदी अरेबिया को देखिए, ये इसका दुश्मन है। या फिर दूसरा जो शक जाता है वो इजराइल के ऊपर जाता है। दूसरा शक किसके ऊपर जाएगा? इजराइल के ऊपर, इजराइल के ऊपर। तीसरा शक आपको हमेशा यूएसए के ऊपर जाएगा, जो कि इस पूरे के पूरे ईरान के ऊपर नजर बढ़ाए हुए है और लगातार लगभग 1979 से लगातार सैंक्शंस लगा रखे हैं, लगातार ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लगातार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इकोनॉमिक सैंक्शन सबसे ज्यादा तरीके से लगाए हुए हैं। अब यहां अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं तो अंदाजा लगाइए 1979 से लेकर अब तक ईरान कभी झुका नहीं है। 2006 के बाद इन सैंक्शंस को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया और यहां तक कि ईरान को इकोनॉमिकली बिल्कुल डेड करने की सिचुएशन में आ गए। अब 2006 से लेकर 2015 तक लगातार ये सिचुएशन थी, लेकिन P5+1 बैठक के अंदर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डील हो गई, न्यूक्लियर डील हो गई और कहीं ना कहीं ईरान को कंसेशंस मिलना शुरू हो गई। जैसे ही 2016 के अंदर अगर आप देखते हैं कि ट्रंप आते हैं, 2016 के अंदर आए ट्रंप और इन ट्रंप ने सबसे पहले तो इस न्यूक्लियर डील को ही उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। ईरान यहां से फ्रस्ट्रेट हो गया, पूरी दुनिया ने ईरान का साथ छोड़ दिया। हालांकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने अमेरिका को क्रिटिसाइज तो किया लेकिन ईरान का साथ नहीं दिया किसी भी सिचुएशन में। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो यहां कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो ताकत तो दिखा रहा है लेकिन ईरान को पूरे तरीके से खत्म करने में कामयाब नहीं है। इसीलिए बहुत से स्कॉलर्स यहां पर ये कहते हैं कि असलियत में कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका हो, फ्रस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका हो। और इस फ्रस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर यह है, फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि असलियत में इलेक्शन ईयर है अमेरिका में, तो असलियत में ये ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन ना हो। ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्शन ईयर है तो ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और वो इस तरीके से कोवर्ट ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं, इस तरीके से मतलब कोवर्ट अटैक्स करवाए जा रहे हैं कि सामने वाले को बिल्कुल मिलिटरीली डिस्ट्रॉय कर दो और फ्रस्ट्रेशन निकालो। हो सकता है ये इकोनॉमिक सैंक्शन से अगले स्टेप उठाकर कहीं ना कहीं कोवर्ट ऑपरेशंस या फिर जिसे कहते हैं कि स्पाई एजेंसीज के थ्रू जो ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं उनके थ्रू हो रहे हो। तो एक शक ये जा रहा है, इसके अंदर कोई 100% श्योर नहीं है। दूसरा शक
यहां पर यह है क्योंकि ऐसे सेक्सनेट नाम का एक वायरस जो था वो भी इन न्यूक्लियर सिस्टम्स के ऊपर अटैक कर चुका है अमेरिका का। दूसरा शक पूरे का पूरा जाता है इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर इसलिए जाता है कि इजराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पहले ही अपनी टेंशंस बता चुका है। इजराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पहले ही अपने टेंशंस बता चुका है, पहले ही अपनी चिंताएं बता चुका है। और इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान ऐसी मिसाइल और खासकर न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप करे, खासकर न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप करे जो कि ईरान की जद तक हो, क्योंकि लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है और इतनी दूरी तक आसपास मतलब आईसीबीएम नाम की मिसाइलें तो बहुत ही ज्यादा दूर की हो जाती है, उनसे मीडियम रेंज आईएमबीएम नाम की मिसाइल जो है वो बनानी शुरू कर वो अगर किसी भी कंट्री के पास अवेलेबल है तो उससे ईरान जो है वो इजराइल तक अपना हमला कर सकता है। यहां तीसरी सिचुएशन ये है कि भले ही ईरान के जो सबसे बड़े जनरल सुलेमानी थे वो मर चुके हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर अभी भी ईरान का जो दबदबा है वो कम नहीं हुआ और साथ में जो यमन के अंदर हुती विद्रोही हैं उनका भी असर कम नहीं हुआ। ऐसे में ईरान जो है वो और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी सिचुएशन ये कि अरब कंट्री कतर जो है वो ईरान की सपोर्ट में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब अगर अरब कंट्री कतर ईरान की सपोर्ट में लगातार बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो हैं वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट भी होंगी। तो पॉसिबली ऐसा ऑपरेशन सऊदी अरेबिया ने भी ईरान के अगेंस्ट किया हो ऐसा माना जाता है, लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ईरान से इस तरीके से फेस टू फेस पंगा ले सके। यहां तीसरा शक अगर आप देखते हैं तो हो सकता है आप लोगों में से कोई अंदाजा ना लगाए और किस चीज के मामले में, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी चाइना की मे बी पॉसिबल। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं और देख रहे होते हैं और विलन कहीं और होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चाइना यहां एक स्टेप जरूर लेगा ईरान का इस तरीके का नुकसान करके कि ईरान सोचे कि ये जो अटैक्स हैं ये अमेरिका ने करवाए हैं या इजराइल ने करवाए हैं, इसीलिए ईरान जो है वो चाइना की तरफ मदद का हाथ बढ़ाए, क्योंकि चाइना को इस समय पर इस एरिया में दोस्त की बहुत तगड़ी जरूरत है। चाइना को इस टाइम पर इस एरिया में दोस्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, इतना समझ लीजिएगा। और यही रीजन है ईरान जो है वो चाइना का एक दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है क्योंकि ईरान के इक्विपमेंट्स दुनिया के लगभग हर इंपॉर्टेंट जगह पर मौजूद हैं, तो मे बी पॉसिबल। और ये भी चाइना के ऊपर स्पाई का, चाइना के ऊपर एस्पियोनेज का, चाइना के ऊपर जासूसी का बहुत जबरदस्त आरोप भी है। तो पॉसिबली अपने उस जासूसी तंत्र को इस्तेमाल करके ईरान जैसे देश के ऊपर दबाव बनाने के लिए, ताकि अमेरिका का नाम लगे, इजराइल का नाम लगे, कोवर्ट ऑपरेशन चाइना ने करवा दिया हो, ताकि यही तो रीजन है कि चाइना को उसका ऑब्जेक्टिव मिलता हुआ, अचीव होता हुआ नजर आया। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन पहले ही खबर आई है कि चाबहार रोड लिंक जो है, रेल लिंक जो है, वो ईरान ने इंडिया को हटा दिया और चाइना के साथ अप्रोक्सीमेट 300 बिलियन डॉलर की, लगभग 45.5 लाख करोड़ की बिलियन डॉलर की डील की है, जो अप्रोक्सीमेट 25 इयर्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा चाइना ईरान में। तो चाइना को चाइना जो चाहता था वो उसे मिल गया। इंडिया को चाइना बाहर करना चाहता था ईरान से, वो हो गया। और यहां चाइना जो है, हो सकता है चाइना जिस चाल को चलना चाहता है वो चाल समझिए। इस इलाके में जो मैं ये लाइन बना रहा हूं, पाकिस्तान चाइना के फेवर में है, ये आप सबको पता है। अगर ये ईरान भी चाइना के पाले में आ जाता है, ईरान भी अगर चाइना के पाले में आ जाता है या चाइना के ग्रुप में शामिल हो जाता है, ईरान भी अगर चाइना के ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो यहां आपको कुछ और ही खेल नजर आएगा। दोस्तों ये समझ लेना, ये ईरान, ये पाकिस्तान चाइना के कंट्रोल में हो जाए तो टर्की भी आजकल अमेरिका से खफा चल रहा है, ये आपको भी पता है। तो ये पूरे का पूरा लिंक जो है वो अमेरिका और अमेरिकन अलायंस के अगेंस्ट होगा और कहीं ना कहीं ये चाइना के फेवर में आ जाएगा। चाइना और रशिया किसी टाइम पर इस पूरे इलाके में डोमिनेट करता था, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में था यहां पर। और यही रीजन है, पहले का सिचुएशन को समझिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। पहले क्या था कि ये पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में होता था,
इसीलिए अमेरिका इस पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की मदद से, अमेरिका पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की मदद से यहां अपने जहाज उतारता और अफगानिस्तान तक सपोर्ट भेज सकता था और अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस के दम पर वो पूरे सेंट्रल एशिया पर दबाव बनाए रखता था। चाइना ने क्या किया? चाइना ने असलियत में इस दबाव को ही खत्म कर दिया, इस रूट को ही खत्म कर दिया और पूरे पाकिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। अब यहां आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, असलियत में अमेरिकन या किसी भी वेस्टर्न कंट्री के पास, इन सारे देशों के पास, इन सभी देशों के अगेंस्ट, यहां टर्की सबके अगेंस्ट है, यहां टर्की जो है वो सबके अगेंस्ट है, यहां ईरान जो है आजकल इसकी बन नहीं रही है, पाकिस्तान जो है अमेरिका से दूर हो चुका है, चाइना की लड़ाई तो सबको पता है। आपको नहीं लगता ये पूरा एक इस तरीके का कॉरिडोर बना दिया कि पूरे का पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और यहां रशिया मौजूद है, तो यहां आप देखेंगे इधर ये टर्की है, इधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है। अगर ये पूरा कॉरिडोर इसी तरीके से पूरे फेवर में इंडिया को निकाल दिया जाए, इस तरीके से चाइना का कब्जे में आ जाता है, तो यूएस अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाएगा। पूरे का पूरा सेंट्रल एरिया सिक्योर हो गया, किसके लिए? चाइना के एक्सप्लॉयटेशन के लिए। यहां से टर्की जो है इधर से एंट्री अगर रोकता है, रशिया जो है वो किसी भी सूरत में चाइना को, मतलब किसी भी सूरत में वेस्टर्न नेशंस को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा कि वो इसकी रास्ते को इस्तेमाल करके, तो असलियत में टर्की और ईरान को, खासकर ईरान को अपने फेवर में लेके चाइना का ये प्लान इस तरीके से कंप्लीट होगा कि इंडिया को देखेंगे तो तीन तरफ से यहां से घेर लिया है, ईरान को यहां से बंद कर दिया, अमेरिका की पूरी एंट्री सेंट्रल एशिया के अंदर बंद, और यहां पर जितने भी रिजर्व्स थे, जितने भी ऑयल रिजर्व्स थे, जितने भी गैस रिजर्व्स थे, इन सभी देशों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा चाइना के सामने, चाइना के सामने घुटने टेकने का या चाइना के सामने सरेंडर करने का, और अमेरिका ने अपने सारे रास्ते यहां पर बंद कर दिए। ये जीत है तो चाइना फैक्टर को ईरान के ब्लास्ट, ईरान में होने वाले ब्लास्ट से इग्नोर नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये मेरा कहना है, और यही दुनिया अब आगे वर्ल्ड वॉर अगर लड़ा जाएगा तो ये पूरे का पूरा जो सिनारियो है, पूरा का पूरा जो सिनारियो है वो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कि ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया की मजबूरी है। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो आज के सिनारियो में कौन कहां खड़ा होगा, तो ये पूरा लाल रीजन जो है ये कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में खड़ा होता हुआ नजर आएगा, और बाकी ये जो रीजन है ये आपको दूसरे इराक के दूसरे, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, ये रीजन और ये रीजन, ये पूरा रीजन जो है ये आपको अमेरिका के फेवर में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो दो पार्ट्स में सब चीजें डिवाइडेड है। जब ये वर्ल्ड पूरे तरीके से आपको अलाइन कर लेगा तो यहीं पर वर्ल्ड वॉर 3 होगा, और मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो अभी के लिए मैं आपको इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ छोड़े जा रहा हूं कि ईरान के अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं वो खतरनाक हैं और वर्ल्ड वॉर का प्रील्यूड है। वर्ल्ड वॉर 3 से पहले जो छोटी मोटी लड़ाइयां होंगी उनका प्रील्यूड यही है। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो के लिए मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलता हूं। और हाँ, हमारे बैच के अंदर अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हमारे काउंसलर्स अपने आप आपसे बात कर लेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।